कविता की दो बहुएं थी, बड़ी प्रिया और छोटी भावना। प्रिया के दो बच्चे थे और भावना की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। प्रिया बड़ी थी, इसलिए वह हर जगह अपनी ही चलाती थी, भावना को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। भावना, रोटियां रहने दो, मैंने बाहर सभी को वेज बिरयानी सर्व कर दी है। लेकिन दीदी, मामी जी तो रोटी मांग रही थी, वे चावल नहीं खाती है। मैंने बोल दिया ना कि सब बिरयानी खा रहे हैं, अभी रोटी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो बना लेंगे। दिवाली आने वाली थी, इसलिए कविता की भाभी और भतीजी आई हुई थी, इसलिए कविता की दोनों बहुएं रसोई में दोपहर का खाना बना रही होती हैं। प्रिया ने वेज बिरयानी बनाई थी। सभी को परोसने के बाद वह अपने ही मुंह से अपनी बिरयानी की तारीफें करने लगती है। मामी जी, थोड़ी और बिरयानी ले लो ना, मुझे लगता है शायद आपको बिरयानी पसंद नहीं आई। अरे नहीं नहीं बहू, बिरयानी वाकई में बहुत अच्छी बनी है। मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज्यादा चावल नहीं खाती, मुझे रोटी मिल जाती तो सही रहता। अरे हाँ हाँ, रुको भाभी, मैं तुम्हारे लिए अभी मंगवा देती हूँ। भावना बहू, रोटी लेके आ तो जरा, रोटी बनाई नहीं क्या अभी तक? कविता खुद ही रसोई में जाती है। वह देखती है कि भावना खीर बना रही होती है। ये क्या बहू, खीर बनाने में लगी हुई है? वहाँ मेरी भाभी रोटी का कब से इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी भाभी चावल नहीं खाती है, तो तूने रोटी क्यों नहीं बनाई? मम्मी जी, लेकिन प्रिया दीदी ने तो मुझे। भावना, तुम रहने दो, मैं रोटियां बना देती हूँ। माँ जी, आप बाहर चलिए, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ। पहली बार भावना को एहसास होता है कि प्रिया उसके साथ ठीक नहीं कर रही थी। तभी उसने ठान लिया कि वे देवरानी है तो क्या हुआ, वह इस तरह जेठानी की आदतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब वह चौकन्ना रहने लगी। जब भी प्रिया कोई अपनी बात रखती तो भावना भी पीछे नहीं रहती, पर इस बात का वह पूरा ध्यान रखती थी कि प्रिया उसकी जेठानी है, वह कोई गलत व्यवहार ना करे। एक दिन सभी बाजार के लिए निकलते हैं। उनके साथ कविता की भतीजी पूजा भी साथ जाती है। पूजा की शादी नजदीक थी, तो वह सभी शादी की शॉपिंग के लिए एक शॉप पे रुक जाते हैं। मामी जी, ये लहंगा पूजा पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों पूजा? हाँ भाभी, लेकिन भावना भाभी ने जो लहंगा दिखाया है वह बहुत ही सुंदर है। आजकल सभी वही कलर पहन रही हैं। मैंने बहुत से एक्टरों को भी देखा है, वह भी अपनी शादी में यही लहंगा पहनती हैं और फोटोग्राफ भी अच्छी आएगी। एक काम करना पूजा, दामाद जी को भी सेम रंग के कपड़े बनवा देना, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगोगे। और हाँ, मैंने जिस पार्लर वाली का नंबर दिया है उससे बात कर लेना और मेरा नाम ले लेना, वह तुम्हें पक्का थोड़ा डिस्काउंट तो दे ही देगी। भाभी, सच में आपने मेरी शादी की बहुत अच्छी शॉपिंग करवा दी, थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए। अरे भाभियां तो होती ही इसलिए हैं कि वह अपनी नंदों का ख्याल रख सके। सच भावना, तूने बहुत ही अच्छे कपड़े दिलवाए हैं, तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है। अरे भाभी, ये आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा ही जानते हैं। प्रिया बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी, क्योंकि सब भावना को ही अहमियत दे रहे थे और प्रिया को कोई पूछ भी नहीं रहा था। जब भी प्रिया का बेटा आइसक्रीम की जिद करने लगता है, मम्मी मम्मी, मुझे आइसक्रीम दिला दो ना। नहीं नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, मैंने बोल दिया ना। अरे क्या हुआ प्रिया बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? थोड़ी आराम से बोल, आखिर किस बात पे इतना गुस्सा है तू? हम अपने घर पे नहीं हैं, किसी की दुकान पर खड़े हैं, थोड़े लिहाज में बोल। अरे प्रिया बहू, गुस्सा क्यों करती है? अच्छा इधर आजा, मेरे लिए भी एक साड़ी पसंद कर ले और ला, बच्चा मुझे दे दे। प्रिया बच्चे को दे देती है। भाभी, आप मेरे साथ उस शॉप पे चलो ना, वहां से हम जींस ले लेते हैं। वो मयंक जी ने बोला है कि मैं हनीमून पे जींस वगैरह पहन सकती हूँ। भाभी, आप समझ रही हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। पूजा, यही सब तो बातें होती हैं जो हमें बाद में बहुत याद आती हैं। थोड़ी देर बाद जब पूजा और भावना दुकान से निकलते हैं तो सबका ध्यान चिंटू पर जाता है।
चिंटू वहां नहीं था। अरे चिंटू कहाँ गया? भावना, पूजा, तुमने चिंटू को देखा है क्या? वे बाहर तुम्हें दिखा? नहीं दीदी, हमने तो चिंटू को नहीं देखा। शायद बाहर होगा। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। सभी बाहर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन चिंटू वहां नहीं मिलता। प्रिया के साथ साथ सभी का रो रो के बुरा हाल था। जब भी भावना के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन? चाची, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। मैं इन अंकल के पास हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कौन अंकल बेटा? तुम उन अंकल को फोन दो जल्दी। हेलो जी, आपका भतीजा मेरे पास है और बिल्कुल सेफ है। मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। चिंटू बेटा, तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो चोर अंकल मुझे चॉकलेट दिखाकर अपने साथ लेके जा रहे थे। जब इन अंकल ने मुझे बचा लिया और उस चोर की बहुत ही पिटाई की। जी, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने उस चोर को मारकर भगा दिया। आपका बच्चा बहुत ही समझदार है। इसे सभी का नंबर तो नहीं, लेकिन अपनी चाची का नंबर याद था, जिस वजह से मैं आपको संपर्क कर पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। सभी चिंटू को घर लेकर आ जाते हैं। प्रिया को सारी बात समझ में आ जाती है। कुछ दिन पहले ही भावना के साथ चिंटू बैठा हुआ था। वह उसे अपना नंबर याद करवा रही थी। ये क्या प्रिया, तुम इसे अभी से फोन दे रही हो? इसे अभी से बिगाड़ दो ताकि इसका ध्यान पढ़ाई में ना लगे। और चिंटू, चल तू मेरे साथ। यही बात प्रिया को समझ आ जाती है और वह बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। आई एम सॉरी भावना, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। सच में तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। दीदी, आप सबका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है, और आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो, कितनी मेरी केयर करते हो। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बहू, सबके आने का टाइम हो गया है। चलो तुम दोनों जाकर खाना बना लो अब। दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप चावल दाल बना दो और मैं गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। मामी जी, आप दोनों भी खाना खा कर ही जाना अब। हाँ बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। जाओ जल्दी जल्दी गरम गरम खाना बना कर लाओ। भाभी, इस साड़ी पे कौन सी चप्पल अच्छी लगेगी? अरे पूजा, इस पर चप्पल नहीं, हील पहनना। सच में बहुत अच्छी लगोगी। भाभी, वैसे सच में आप चावल बहुत ही अच्छे बनाती हो। प्लीज मुझे भी सिखा दो ना। मुझे ऐसे चावल तो बनाने आते ही नहीं हैं। हाँ दीदी, मुझे भी सिखा देना। और फिर ऐसे ही खट्टी मीठी बातें होने लगती हैं और देवरानी जेठानी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। काजल घर में सबसे क्लोज अपनी भाभी निधि के थी, जो कि उसके बड़े भाई की पत्नी थी। अरे काजल दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। भाभी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? लड़के वाले आते हैं, मुझे देखते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। आप चिंता मत करो दीदी, देखना एक दिन जरूर आएगा जब लड़का आपकी सूरत नहीं सीरत देखेगा। लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह लड़के वाले आए और काजल को देखकर रिजेक्ट कर गए। काजल इन सब से बहुत थक गई थी, लेकिन काजल की भाभी ने अभी हार नहीं मानी थी। निधि ने काजल की प्रोफाइल शादी.com पर बना दी। कुछ दिन बाद एक लड़के को काजल की प्रोफाइल अच्छी लगती है और वह काजल को देखने आता है। काजल दीदी, जल्दी तैयार हो जाओ, लड़का आपको देखने आने वाला ही होगा। भाभी, आप मेरे लिए लड़का देखना अब छोड़ दो। मेरे रंग की वजह से हर बार लड़के वाले आते हैं और मुझे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ दीदी, मैं समझ सकती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, ये लास्ट लड़का है जो मैं अब देख रही हूँ। अगर इस लड़के ने आपको पसंद नहीं किया तो आप जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। थोड़ी देर बाद लड़का काजल को देखने उसके घर पहुंचता है। काजल थोड़ी घबराई हुई होती है। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे मेरे रंग की वजह से, पर कोई बात नहीं, ये मेरे लिए कोई पहली बार नहीं है। मेरे साथ तो हर बार ऐसे ही होता है, लड़के वाले आते हैं और मेरे रंग की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए भी रंग रूप बहुत मैटर करता होगा। हाँ, शायद तुमने सही बोला। मैंने तो सोचा था
लड़की जैसे फोटो में दिख रही है वैसे ही होगी, लेकिन यहाँ आकर तो मैं सरप्राइज हो गया। तुम तो मेरे ख्यालों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। राजेश की बातें सुनकर काजल हैरान हो जाती है। तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम मुझे पसंद हो। निधि ये बात सुनकर खुश हो जाती है। मैं जल्दी ही अपनी माँ को तुमसे मिलाने लाऊंगा। कुछ दिन बाद राजेश अपनी माँ को लेकर काजल के घर पहुंचता है, लेकिन इस बार काजल कुछ अलग दिख रही थी। राजेश के कहने पर निधि ने काजल के पूरे शरीर पर फाउंडेशन लगा दिया था और फेस पे थोड़ा मेकअप कर दिया था, क्योंकि राजेश को पता था कि उसकी माँ के लिए रंग रूप बहुत मैटर करता है, जिस वजह से काजल बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है राजेश, मुझे पता था तू मेरे लिए बहुत सुंदर सी बहू लेकर आएगा। रिश्ता पक्का हो जाता है और निश्चित समय पर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के टाइम तो काजल बहुत सुंदर लग रही होती है, पर सुबह जब वह मेकअप हटाकर अपनी सास के सामने जाती है तो उसकी सास उसे देख के हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने, मेरी चांद सी बहू आज अमावस की काली रात कैसे दिख रही है। अरे बहू, ये क्या कर लिया है तूने अपने मुंह पर। इतने में राजेश वहां आ जाता है और अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताता है। थोड़ी देर में सभी तुझे देखने आ रहे हैं, अपना ऐसे ही मेकअप करके रखियो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू काली है। काजल फिर से मेकअप करके सबके सामने आ जाती है। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। काजल को हमेशा मेकअप करके रहना पड़ता था। फिर एक दिन, काजल कल मेरे भैया भाभी आ रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो तू अपना पूरा शरीर मेकअप से कवर करके रखियो। काजल अपनी भाभी को कुछ दिन के लिए अपने घर बुला लेती है। निधि उसका मेकअप बहुत अच्छे से कर दिया करती थी। जब तक उसकी सास के भैया भाभी रहते हैं, जब तक निधि भी वहां रहती है। उनके जाने के बाद निधि भी अपने घर लौट जाती है। कुछ समय बाद राजेश के घर में एक पार्टी होती है। काजल, कल बहुत से रिश्तेदार आएंगे और राजेश के कुछ दोस्त भी आएंगे, तो तू अपना अच्छा से मेकअप करियो, मैं नहीं चाहती किसी को तेरे रंग के बारे में पता चले। काजल अब ये रोज रोज मेकअप करके थक चुकी थी। राजेश को ये बात समझ में आ जाती है और वह काजल को मेकअप करने से मना कर देता है। इस बार काजल बिना मेकअप के ही पार्टी में आ जाती है। अरे काजल बहू, ये कैसे आ गई तू, तूने अपना मेकअप क्यों नहीं किया। बस माँ, काजल को हर बार मेकअप करके सबके सामने आने की जरूरत नहीं है। काजल मेरी पत्नी है और मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं है कि उसका रंग काला है, क्योंकि मैं काजल की सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी देखता हूँ और मुझे काजल ऐसे ही पसंद है। काजल की सास को ये बात तो समझ में आ जाती है कि काजल का रंग कैसा भी हो, लेकिन काजल सीरत में बहुत अच्छी थी। बाकी राजेश की बात उसकी माँ समझ तो जाती है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में कुछ समय लग जाता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यशोदा गांव की एक भोली भाली लड़की थी, जिसके पिता खेतों में काम करके घर चलाते थे। गरीबी के कारण हमेशा यशोदा को दुख झेलना पड़ा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी और नए परिवार में जाकर उसे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन इस सुख प्राप्ति के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही थी। यशोदा के काले रंग की वजह से उसे कोई जल्दी पसंद नहीं करता था। इसी बात से उसके पिता हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन अचानक से उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वह गुजर जाते हैं। अब यशोदा का एक ही सहारा थे, भगवान कृष्ण। यशोदा भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी। वह अपना सारा सुख दुख भगवान कृष्ण को ही बताती थी। हे प्रभु, आपने मेरे पिताजी को मुझसे क्यों छीन लिया? अब मैं क्या करूंगी प्रभु इस संसार में? बताइए प्रभु, बताइए। उसके गांव के पास में ही आरव का परिवार रहता था। उसकी माँ कलावती बहुत ही चालाक किस्म की थी। उसे पता चलता है कि यशोदा का अब कोई सहारा नहीं बचा है। अब जिसकी शादी यशोदा से होगी उसका घर उसे मिल जाएगा, जिस वजह से वह अपने बेटे की शादी यशोदा से करवा देती है। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। अब मेरा जीवन खुशियों से बीत जाएगा। यशोदा को कोई अंदाजा ही नहीं था कि अभी उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यशोदा का घर बेचकर
उसे जो पैसे मिले उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। अरे माँ, आपने तो सही दिमाग लगा लिया। हम लोग इतने सालों से कर्जे में डूबे हुए थे। यशोदा का घर बेच के हमने अपना कम से कम सारा कर्जा तो उतार लिया। कलावती के सर पर लाखों का कर्जा था, इसलिए उसने अपने बेटे की शादी यशोदा से करवाई। हाथों में पैसा होने की वजह से आरव जुए और शराब में सारा पैसा खत्म कर देता है। अरे यो काली कलूटी, और पैसे नहीं ला सकती थी क्या? और पैसे मैं कहाँ से लाती जी? मेरे पास तो जो भी पैसे थे वे मैंने आपको दे दिए। अरे तेरे पास बस इतने ही पैसे थे? इतनी काली लड़की और चुल्लू भर दहेज लेकर आई है। इससे अच्छा तो मेरा बेटा शादी ही ना करता। रोते रोते यशोदा भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास जाती है। हे भगवान, आपने मेरी जिंदगी में सुख लिखा है या नहीं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ समय बाद यशोदा गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कलावती उससे इस हालत में भी घर का सारा काम करवाती थी। सारा काम करवाने पर भी कलावती यशोदा को कभी भरपेट खाना खाने नहीं देती थी, लेकिन इसके बाद भी यशोदा पूरे मन से घर का सारा काम करती थी और भगवान कृष्ण से अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगती थी। 9 महीने बाद यशोदा को एक लड़का होता है, लेकिन वह भी काला होता है, जिसकी वजह से कलावती और आरव गुस्सा हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। रहम करिए मुझ पे, मैं कहाँ जाऊंगी अपने नवजात बच्चे को लेके? कृपया करके मुझे माँ जी घर से मत निकालिए। अरे कहीं भी जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अरे हाँ, मुझे नहीं रहना इस काली कलूटी के साथ और इस बच्चे के साथ। यशोदा अब अपने नवजात बच्चे को लेकर कहाँ जाती, इसलिए वह घर के आंगन में ही बैठ जाती है। इतने में बहुत ही जोरों से बारिश होने लगती है। यशोदा और उसका बच्चा भीगने लगते हैं। जब ही अचानक से एक चमत्कार होता है। पेड़ के ऊपर एक सांप अपना फन फैलाए बैठ जाता है और वे दोनों बारिश से बच जाते हैं। अरे, ये चमत्कार तो भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। ये जरूर भगवान कृष्ण की ही महिमा है। और वैसे भी मेरा बेटा किसी भगवान से कम थोड़ी है, इसलिए मैं इसका नाम कान्हा रखती हूँ। अगले ही दिन आरव काजल नाम की लड़की से शादी कर लेता है। आप यशोदा को घर ले आओ। अरे क्यों? अब तो तुम मेरी पत्नी हो ना, फिर उसे घर में क्यों लाना है? अरे मैं नहीं कर सकती घर के सारे काम। यशोदा घर में आ जाएगी तो कम से कम घर का काम तो करेगी और हमारी नौकरानी बन के रहेगी। काजल के कहने पर आरव यशोदा को घर ले आता है। अब यशोदा घर का सारा काम करती और काजल बस आराम करती। छोटी छोटी बातों पर काजल यशोदा पर हाथ उठा दिया करती थी। धीरे धीरे कान्हा 4 साल का हो जाता है। उसे माखन खाना बहुत पसंद होता है। वह रसोई घर में माखन चुरा चुरा कर खाने लगता है। क्यों रे काली के बेटे, तू रोज रोज मेरे बनाए माखन चुरा कर खा जाता है? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक। कलावती कान्हा को मारने लगती है, लेकिन इसके बाद भी कान्हा हंसते ही रहता है और कान्हा धीरे धीरे 6 साल का हो जाता है। एक दिन यशोदा कान्हा को मेले में लेके जाती है। कान्हा वहाँ से एक बांसुरी खरीदता है। अगले दिन सुबह सुबह कान्हा बांसुरी बजाता है। उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर गांव के सारे गाय बैल उसके घर के बाहर आ जाती हैं। अरे ये कौन सुबह सुबह बांसुरी बजा रहा है? मेरी सारी नींद खराब कर दी। सब बाहर आकर देखते हैं तो कान्हा बांसुरी बजा रहा होता है और सभी गाय बांसुरी की आवाज सुनकर बहुत ही मगन में होती हैं। कलावती जैसे ही कान्हा पे हाथ उठाने जाती है, कान्हा कृष्ण का रूप ले लेते हैं। बस कलावती, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। यशोदा इतनी सीधी सादी लड़की है, तुमने इससे बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए मैंने इसके गर्भ में जन्म लिया। मैं तो धन्य होगी प्रभु, जो आप मेरे बेटे बने, मेरे पुत्र बने। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मेरे आंखों पर पैसों की पट्टी बंध गई थी, इसलिए मैंने कभी यशोदा को अपनी बहू नहीं माना। पर प्रभु, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं यशोदा को अपनी बहू बना के रखूंगी अपने घर में। इसके बाद भगवान कृष्ण गायब हो जाते हैं और सभी लोग खुशी से साथ में रहने लगते हैं।